नमस्कार, स्वागत है आपका लेट्स लर्न विद प्रवीण में। पिछली दो वीडियो में आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिया है, जो सपोर्ट दिया है, बहुत मोटिवेटेड हुआ हूँ, बहुत एनर्जीफुल हुआ हूँ ताकि मैं ये तीसरी वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूँ। आप लोगों को उन दो वीडियो पर प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए सहृदय धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आगे भी आप इसी तरह सपोर्ट और अपना साथ चैनल के साथ बरकरार रखेंगे और मुझे मोटिवेट करते रहेंगे आगे इसी तरह अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो पिछली वीडियो में विशेषण कहा था पढ़ाने के लिए। हम लोगों ने संज्ञा और सर्वनाम दोनों टॉपिक अच्छी तरीके से सिंपल भाषा में इसको ख़त्म कर दिया था, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करा था उस चीज़ को। आज हम लोग क्रिया पढ़ेंगे, क्योंकि विशेषण भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन विशेषण को पढ़ने से पहले आपको क्रिया का पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्रिया जानते होंगे तो आप विशेषण को अच्छी तरीके से पहचान सकेंगे, उसका विश्लेषण कर सकेंगे अच्छी तरीके से। इसलिए विशेषण से पहले क्रिया का पहचानना और जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बहरहाल आज हम लोग क्रिया टॉपिक शुरू करेंगे और समझेंगे कि क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के भेद कौन कौन से होते हैं, किन किन आधारों पे क्रिया हमारी बटी होती है। अक्सर छात्र विद्यार्थी जो है इसको समझने के लिए बहुत परेशान रहते हैं, इसको समझ नहीं पाते हैं सही तरीके से। सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आती है वो सकर्मक और कर्मक क्रियाओं में होती है। ठीक है, तो इसी को आज हम लोग और भी जितने पार्ट्स हैं, प्रणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, इनको हम लोग बहुत सिंपल, बहुत सरल तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, जो कि यहाँ पर आज शुरू होगी क्लास क्रिया की। चलिए फिर शुरू करते हैं। महाकाल का नाम लेकर अकाल मृत्यु वह मरे, जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। चलिए जय महाकाल, शुरू करते हैं आज का टॉपिक क्रिया। क्रिया बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे हिंदी व्याकरण में, संज्ञा तो है ही है। क्रिया किसे कहते हैं आप सबको पता होगा। क्रिया किसे कहते हैं, एक बार फिर से, किसी वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द, एक वाक्य होता है उसमें एक शब्द यूज करा जाता है बीच में, एक वाक्य में प्रयोग किया गया शब्द जिसके द्वारा हमें काम होने का बोध होता है। कार्य, काम, कर्म सब एक ही है। ठीक है, एक सेंटेंस में, एक वाक्य में जो वर्क हो रहा होता है, जो काम हो रहा होता है, वो हमारा क्या होता है, वो हमारी क्रिया होती है। ठीक है, संस्कृत में या हिंदी, शुद्ध हिंदी में, या आप देखिए कहीं चले जाइए शुद्ध वातावरण में जहाँ पे शुद्ध हिंदी बोली जाती है, तो वहाँ पे कहते हैं कि आप कौन सी क्रिया कर रहे हैं, कि आपकी कैसी क्रिया है। तो क्रिया का मतलब ही कर्म है। आपकी क्रियाएं अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। ठीक है, वेदों में कहा गया है। क्रिया समझ में आ गया होगा। एक वाक्य में जो कर्म होता है, जो काम होता है, उसको क्या कहा जाता है, क्रिया कहते हैं। अच्छा, इसकी जो उत्पत्ति होती है धातु शब्द से होती है। जो क्रिया का मूल रूप होता है ना, वो होता है हमारा धातु, उसे कहते हैं हम लोग धातु। तो इसको आप नोट करके अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि उसकी उत्पत्ति धातु शब्दों से होती है। ठीक, अच्छा, धातु कौन कौन से शब्द होते हैं, आप लोग भी थोड़ा सा सोच में पड़ोगे कि धातु कौन कौन से शब्द होते हैं। तो धातु होते हैं, जैसे कि मैंने यहां लिखा खेल, ये हो गया हमारा धातु शब्द। ठीक है, हो गया मैंने मिल, ये कैसा शब्द हो गया, धातु शब्द हो गया। जैसे पढ़, ये कैसा शब्द हो गया, धातु शब्द हो गया। अभी आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। अगर इन धातु शब्दों में हम ना प्रत्यय लगा देते हैं तो वे सारे शब्द हमारे क्रियाओं के रूप में उत्पन्न हो जाते हैं। इसमें ना लगा दिया, इसमें ना लगा दिया, इसमें ना लगा दिया। अब जरा एक बार आप इन सारे शब्दों को अपने मुंह से बोलिएगा। खेल में अगर ना प्रत्यय लगा देंगे तो खेल में क्या बन जाएगा, खेलना। ठीक है, उसी तरह मिल में अगर ना प्रत्यय लगा देंगे तो ये मिल जाएगा, ये बन जाएगा हमारा मिलना। उसी तरह पढ़ में अगर ना प्रत्यय लगा देंगे तो वो हो जाएगा हमारा पढ़ना। तो पढ़ना, खेलना, लिखना, मिलना, दौड़ना, ये सारी क्या है, ये सब क्रियाएं हैं, ये काम है ना।
ये सब क्रियाएं, वर्क हो रहा है, कर्म हो रहा है। ठीक है, तो अच्छा, प्रत्यय आप लोग के मन में थोड़ा जो पहली बार तो कोई नहीं पढ़ रहा होगा हिंदी ग्रामर मेरे हिसाब से, तो प्रत्यय और उस उपसर्ग का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इसमें आप लोग को कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्लू हो रहा होगा कि क्या होता है। लेकिन अभी हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय, जैसे ही क्रिया हो गया, विशेषण हो गया, उसके बाद हम लोग वर्णमाला, उसके बाद हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय कंटिन्यू करेंगे, तो अब आपको ये सारी चीज़ें समझ में देंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पे प्रत्यय हम लोग ना लगाते हैं तो क्रिया में चेंज हो जाता है। जस्ट मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाई थी सर्वनाम की, उसमें भी किसी सर्वनाम और संज्ञा दोनों, ठीक है, किसी शब्द में प्रत्यय लगाने से वो किसी संज्ञा में चेंज हो जाता है। ठीक है, इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट में बॉक्स में देंगे। ठीक है, कि वो कौन सी संज्ञा बन जाती है। सारा मैंने बता ही दिया, अब आप लोग को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर पढ़े होंगे तो आप बिल्कुल 2 मिनट में, 2 मिनट भी नहीं है, 2-4 सेकंड का ही उसका जवाब होगा। आप कमेंट में मुझे बताइएगा कि संज्ञा में किस में प्रत्यय लगाने से वो कौन सी संज्ञा बन जाती है। ठीक है, चलिए आते हैं टॉपिक पर, क्रिया। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे धातु शब्द। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछता है कि क्रिया का मूल रूप क्या होता है, तो वहां 4 ऑप्शन दे देगा, तो उसमें से आप धातु को टिक करके आएंगे। किसको टिक करके आएंगे? धातु को आप टिक करके आएंगे, क्योंकि धातु जो होता है ये क्रिया का मूल रूप होता है, इसी से क्रिया हमारी बनती है। इसमें ना प्रत्यय लगा देते हैं तो क्रिया बन जाती है हमारी। ठीक, अब देखते हैं जरा इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, आप लोग को पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा कौन कौन से होते हैं। विक्रम पढ़ रहा है, अब इसमें आप ही बताइए कौन सी क्रिया हो रही है, काम क्या हो रहा है, विक्रम क्या कर रहा है? विक्रम कोई ना कोई काम तो कर ही रहा होगा। विक्रम क्या कर रहा है? विक्रम पढ़ रहा है। आप सबको भी पता होगा कि क्रिया क्या हो रही है सेंटेंस में, तो आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा क्रिया किसे कहते हैं, थोड़ा बहुत नहीं पूरा ही समझ में आ गया होगा। ठीक है, सुरेश खेल रहा है, अब खेल रहा है मतलब एक क्रिया कर रहा है, वो एक कार्य कर रहा है। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो बच्चे क्या कर रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो क्रिया एक बार फिर से हम लोग रिपीट करते हैं, किसी वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द जिसके द्वारा हमें काम होने का बोध होता है उसे हमें क्रिया कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसकी उत्पत्ति धातु से होती है, जिसमें हम ना प्रत्यय लगाकर उसको क्रिया में चेंज कर देते हैं। पहले वो मूल शब्द होता है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन उसमें ना कर देते हैं तो वो हमारी क्रिया बन जाती है। ठीक, खेल एक मूल है, अब खेल का कोई क्रिया नहीं है खेल, ठीक है, लेकिन ना लगा देंगे तो खेलना एक क्रिया बन जाएगी हमारी। ठीक है, उदाहरण वही है, विक्रम पढ़ रहा है, सुरेश खेल रहा है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। समझ में आ गया है? चलिए, क्रिया ये हो गया है आप सबका। अब समझते हैं क्रिया के भेद कौन कौन से होते हैं, क्रिया किन किन आधारों पे बटी होती है। ठीक है, तो क्रिया 3 आधारों पे बटी होती है, आप लोग इधर देख सकते हैं। क्रिया 3 आधारों पे बटी होती है। अब वो आधार कौन कौन से हैं? कर्म के आधार पर, काल के आधार पर, प्रयोग एवं रचना के आधार पर। ठीक है, कर्म के आधार पर, काल के आधार पर, प्रयोग एवं रचना के आधार पर। अब कर्म के आधार पर कौन कौन से होती हैं अभी हम लोग समझेंगे, लेकिन एक ओरली एक पूरा फुल टाइप स्ट्रक्चर में बता देता हूं। कर्म के आधार पर कौन कौन से होते हैं? सकर्मक और अकर्मक। ठीक है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी टॉपिक में होता है बच्चों को, सकर्मक क्रिया को कैसे पहचानेंगे, अकर्मक क्रिया को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, काल 3 होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। तो इनके आधारों पे क्रिया बटी होती। आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं कल गया था, मैं आज आऊँगा, मैं परसों जाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें है। क्रिया का अभी इसमें बताऊँगा क्या होता है। प्रयोग एवं रचना के आधार पर सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है, इसमें कौन कौन सी क्रियाएँ होती हैं। एक बार ओरली बता देता हूँ आपको कौन कौन सी होती हैं। पूर्वकालिक क्रिया होती है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है, नामबोधक क्रिया होती है, सहायक क्रिया होती है, और कौन कौन सी होती हैं? सामान्य क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो प्रयोग एवं रचना के आधार पर, काल के आधार पर और कर्म के आधार पर ये रचनाओं, ये भेद जो है 3 प्रकारों में ये बटे हुए होते हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे कर्म के आधार पर कि क्रिया जो है कर्म के आधार पर किन किन भागों में बटी होती है, और इन भागों को समझने की कोशिश करेंगे सरल तरीके से और आसान तरीके से। क्रिया 3 आधारों पर बटी होती है, कर्म के आधार पर, काल के आधार पर, प्रयोग और रचना के आधार पर। तो अब हम समझेंगे कि कर्म के आधार पर क्रिया किसमें किसमें बटी होती है। कर्म के आधार पर
किन में बटी होती है। तो सामान्यतः क्रिया जो है कर्म के आधार पर सिर्फ दो ही भागों में बटी होती है, एक सकर्मक क्रिया और दूसरी अकर्मक क्रिया। देखिए, मैं आपको ये जो पूरा क्रिया का पार्ट है, ठीक है, इसको बहुत इंटरनली पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अभी आगामी परीक्षाओं में या एकेडमिक में तो जितना बच्चों के काम का है सिर्फ उतना ही पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके आगे का ये जितना भी इंटरनली मैं पढ़ा रहा हूँ ये वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम पे आज जितने भी परीक्षाएं हो रही हैं उसमें हर बच्चा सब चीज़ें बिल्कुल पढ़ चुका है। तो एग्जामिनर के माइंड में कहीं ना कहीं पिंच आउट ये चीज़ हो जाती है कि हमें विद्यार्थियों को कैसे घुमाना है। तो वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे प्रश्न इंटरनली डाल देता है कि आप इसको बताइए, पता चले बच्चों ने कुछ पढ़ा ही नहीं है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब कुछ जानते ही नहीं है पूर्ण सकर्मक और अपूर्ण सकर्मक क्रिया के बारे में। तो यहाँ पर मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर चल रहा हूँ और आप लोगों को ये सब बता रहा हूँ कि आने वाली परीक्षाओं में जो एग्जामिनर है वो इस तरीके के प्रश्न 101% पूछ सकता है, ठीक है। तो आइए समझते हैं सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं और अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। देखिए, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? सकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया वे क्रियाएं होती हैं जिसमें कर्म होता है। इतना जानिए आप। सबसे ज़्यादा जो विद्यार्थी हैं वो सकर्मक और अकर्मक में ही कंफ्यूज होते हैं। तो ये बहुत आसान भाषा में मैं ये आपका डिफरेंस जो भी है बहुत समझाने की कोशिश करूँगा और उम्मीद है कि आप लोगों को ये पूरा समझ में आ भी जाएगा। सकर्मक क्रिया कौन सी होती है? सकर्मक क्रिया वे क्रियाएं होती हैं जिनमें कर्म होता है। देखिए, ये मेरा समझने का तरीका है कि जिनमें कर्म होता है वो सारी क्रियाएं कैसी हैं? वो सारी क्रियाएं हमारी सकर्मक क्रियाएं हैं, ठीक है। सकर्मक नाम से ही इसमें पता चल रहा है इसमें पता चल रहा है हमारा, इधर लिख देता हूं, धन कर्मक। तो कर्म के साथ, सा का मतलब होता है साथ, ठीक है। साथ, कर्म के साथ जो क्रियाएं होती हैं वे सकर्मक क्रियाएं होती हैं। समझ में आ गया? सिंपल समझिएगा कि ऐसे कर्म जिनमें क्रियाएं होती हैं, जिनमें कर्म होता है, वे क्रियाएं ही होती हैं। इसमें पहले पॉइंट पे देखिए क्या लिखा है, कर्म के साथ होती है। ये क्रिया कैसे होती है? कर्म के साथ होती है। अच्छा, बुकों में कैसी डिफिनेशन दी गई है? जिनका प्रभाव कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़े, वे क्रियाएं कैसी होती हैं? सकर्मक क्रियाएं होती हैं, ठीक है। इनका प्रभाव कर्म पर पड़ता है, कर्ता पर नहीं पड़ता है। अच्छा, इसको कैसे पहचानेंगे? जैसे अकर्मक और सकर्मक आ गया, इनको कैसे पहचानेंगे हम एग्जाम में? तो बहुत आसान सा तरीका मैं यहाँ पे अभी आपको बताने वाला हूँ, आप देखते रहिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, ठीक है। जिनका प्रभाव कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं हम? सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें कर्म पाया जाता है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। जैसे कि मोहन पानी पी रहा है, ठीक। अभी एक सेंटेंस आ गया और एक सेंटेंस लिखा हुआ है, रमेश खेल रहा है, ठीक। तो इसको पहचानने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका मैं बता रहा हूं आपको कि सकर्मक क्रियाओं को पहचानने के लिए कि आपको क्या करना पड़ेगा। सकर्मक क्रियाओं को पहचानने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो क्वेश्चन दिया है उससे क्वेश्चन ही पूछना है, ठीक है। क्या पूछना है? यही जो मैंने अभी बोला, क्या लगाकर पूछना है, क्या जो है इसको लगाकर आपको पूछना है मजाक ही थोड़ा। देखिएगा, मोहन पानी पी रहा है, तो आप क्वेश्चन क्या पूछेंगे? मोहन क्या पी रहा है? मोहन क्या पी रहा है? अगर आपको इसका उत्तर इस सेंटेंस में, इस वाक्य में मिल रहा है तो मतलब क्रिया कैसी है? क्रिया सकर्मक क्रिया है। अगर आपको क्वेश्चन पूछने पर, क्या लगाने पर उत्तर ही नहीं कुछ मिल रहा है तो वो क्रिया कैसी होगी? अकर्मक क्रिया होगी। वो मैंने पहले ही समझा दिया है आपको, थोड़ा बहुत क्या पूरा ही आइडिया लग गया होगा आप लोगों को, ठीक है। कि
क्या लगाकर आपको पूछना है वहां पे कि कैसा हो रहा है। मोहन पानी पी रहा है, तो मोहन क्या पी रहा है, पानी पी रहा है, हमको जवाब मिल रहा है, तो मतलब कैसी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। रमेश खेल रहा है, रमेश क्या खेल रहा है, अब आप मुझे इसका बताइएगा, ये अभी आगे हम पढ़ेंगे। रमेश खेल रहा है, रमेश क्या खेल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है क्या खेल रहा है, तो हम लोग अभी आके हम लोग अकर्मक क्रिया भी पढ़ेंगे। उसके पहले ये तो हमारा हो गया एक जो कॉमनली पार्ट पढ़ाया जाता है, लेकिन अब इसके भी अंदर पूछने लगा है एग्जामिनर, तो इसके अंदर भी हम लोग एक बार छोटा छोटा पार्ट में देख लेते हैं। सकर्मक क्रिया दो भागों में बटी होती है। कौन कौन भागों में, पूर्ण सकर्मक क्रिया और अपूर्ण सकर्मक क्रिया। पूर्ण सकर्मक क्रिया क्या होती है, पूर्ण सकर्मक क्रिया वे होती हैं जो संज्ञा और सर्वनाम संज्ञा और विशेषण के बिना ही बन जाती हैं। ठीक है, संज्ञा और विशेषण उनमें लगाना नहीं पड़ता है और वो पूर्ण सकर्मक क्रिया हो जाती हैं। जैसे कि बच्चा पी रहा है, इसमें हमें ना तो संज्ञा लगानी पड़ी ना ही विशेषण लगाना पड़ा। अपूर्ण सकर्मक क्रिया कौन सी होती है, इसमें संज्ञा और विशेषण लगाना पड़ता है। जैसे कि सचिन ने मोहन को चतुर बताया, तो ये जो चतुर है ना, ये हमारी विशेषता है, ये उस मोहन की क्या है, विशेषता है, तो इसमें संज्ञा और विशेषण लगाना ही पड़ता है। जैसे अगर मैं चतुर ना लगाऊं, सचिन ने मोहन को बनाया, सचिन ने मोहन को बताया, तो इसमें चतुर तो लगा ही नहीं है, तो वह क्या अपूर्ण लग रहा है ना थोड़ा सा। तो हमें पूर्ण करने के लिए संज्ञा और विशेषण शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है अपूर्ण सकर्मक में। समझ में आ गया, इसमें प्रयोग करना पड़ता है संज्ञा विशेषण का, इसमें प्रयोग नहीं करना पड़ता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। सॉरी, ये समझ में आ गया सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं और इनको कैसे पहचानेंगे। सकर्मक क्रियाएं एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सकर्मक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनमें कर्म होता है और कर्म का प्रभाव कर्ता पड़ना पड़कर कर्म पर पड़ता है। ठीक है, अगर आ गया है, हमें पहचानना है, ये सब तो फिलहाल नहीं लिखना पड़ता है। अगर हम किसी एग्जाम में बैठे हैं तो हमारे पास सेंटेंस आ जाते हैं और उसमें से 4 ऑप्शनों में हमें दिया रहता है कि बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, सकर्मक है, वो अकर्मक है, पिणार्थक है कि पूर्वकालिक क्रिया है। इसमें हमें यही बताना रहता है। तो इसमें हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी क्रिया है। मोहन पानी पी रहा है, तो इसी से हम क्वेश्चन पूछेंगे कि मोहन क्या कर रहा है। अगर हमें इसका उत्तर मिल जाता है कि अच्छा हाँ पानी पी रहा है, तो इसका मतलब वो क्रिया कौन सी होगी हमारी, वो क्रिया हमारी होगी सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, पूर्ण सकर्मक अपूर्ण सकर्मक आपको समझ में आ गया होगा। इसमें संज्ञा और विशेषण का प्रयोग नहीं करते हैं पूर्ण सकर्मक में, और अपूर्ण सकर्मक में संज्ञा और विशेषण का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, विशेषण चतुर हो गया, अध्यक्ष हो गया, है ना, नीचा हो गया, धनी हो गया, ये सारे कुछ ऐसे विशेषण शब्द हैं जो अपूर्ण सकर्मक में प्रयोग किए जाते हैं। अच्छा, दूसरा पार्ट कौन सा आता है, दूसरा पार्ट आता है हमारा अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जस्ट इसी का अपोजिट है। इसमें क्वेश्चन मैंने पूछा तो इसका मुझे उत्तर मिल गया, इसका क्वेश्चन पूछेंगे उत्तर ही नहीं मिलेगा, और उत्तर नहीं मिलेगा तो वो क्रिया हमारी हो जाएगी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे इसमें कर्म ही नहीं होता है। अब कर्म नहीं होता है तो ये उसी तरह बना ही हुआ है, आ धन कर्मक, आ धन कर्मक बना हुआ है, तो मतलब बिना कर्म के, इसमें कर्म है ही नहीं। ठीक है, आपको पढ़ने से ही थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आप कंफ्यूज होते हैं सेंटेंस को पढ़ने के बाद, तो आप इसमें यही वाला जो टेक्निक है, क्या लगाकर प्रश्न करने वाला, आप इसमें करिएगा। देखिए, जिसका प्रभाव कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर पड़ता है, इसमें कर्म पर पड़ता है प्रभाव, इसमें कर्ता पर पड़ता है प्रभाव। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा, रमेश दौड़ रहा है, रमेश दौड़ रहा है। अब इसमें मैं आपसे पूछ लूं, है ना, इसी में मैं आपसे पूछ लूं, क्वेश्चन करूं, इसमें रमेश दौड़ रहा है, रमेश क्या दौड़ रहा है, जवाब मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। मुकेश बैठा है, मुकेश क्या बैठा है, पता ही नहीं चल रहा है। पिताजी आ रहे हैं, पिताजी क्या आ रहे हैं, समझ में आ गया। इसमें हमें क्या का उत्तर ही नहीं मिल रहा है। जब क्या का उत्तर नहीं मिलेगा तो वो हमारी क्रिया कौन सी हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। समझ में आ गया होगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। इसमें क्या का प्रयोग करना है, इसमें भी क्या का ही प्रयोग करना है। बस डिफरेंस इतना है कि सकर्मक क्रियाओं में हमें उत्तर मिल जाता है, अकर्मक क्रियाओं में हमें उत्तर नहीं मिलता है।
कोई कन्फ्यूजन की बात ही नहीं है। सकर्मक मतलब कर्म के साथ, अकर्मक मतलब बिना कर्म के। समझ में आ गया। सकर्मक दो पार्टों में बटा होता है, पूर्ण सकर्मक, अपूर्ण सकर्मक। पूर्ण सकर्मक में संज्ञा और विशेषण का बिना प्रयोग के बनते हैं वाक्य। अपूर्ण सकर्मक में संज्ञा और विशेषण के बिना प्रयोग, संज्ञा और विशेषण के प्रयोग किए बिना वाक्य पूरा होता ही नहीं। अच्छा, एक चीज और, पूर्ण सकर्मक भी दो भागों में बटा होता है। पूर्ण सकर्मक भी दो भागों में बटा होता है। पहला तो होता है हमारा एकर्मक, और जो दूसरा होता है वो द्विकर्मक होता है। दूसरा होता है द्विकर्मक। एक कर्मक द्विकर्मक आप लोगों को खुद ही आइडिया हो गया होगा कि एक कर्मक मतलब एक वाक्य में एक ही कर्मक हो रहा होगा, द्विकर्मक में मतलब एक वाक्य में दो कर्म हो रहे होंगे। ठीक है, तो इतना इंटरनली हम लोग नहीं जाते हैं, नॉर्मली यहीं तक रखते हैं, पूर्ण सकर्मक और अपूर्ण सकर्मक। इसमें संज्ञा और विशेषण का प्रयोग किया जाता है, बिना इनके प्रयोग करे वाक्य पूरा नहीं होता है, और इसमें इनका प्रयोग करो, ठीक है, इनका नहीं होता। इसमें सकर्मक क्रिया में क्या होता है आपको समझ में आ गया है। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, इसको कैसे पहचानेंगे, क्या का प्रयोग करेंगे, और अगर क्या का प्रयोग करने के बाद हमें उत्तर मिल जा रहा है तो सकर्मक क्रिया है, नहीं मिल रहा है तो अकर्मक क्रिया है। बहुत आसान है, कोई टेंशन ही नहीं है, बिल्कुल 2 मिनट में टॉपिक खत्म हो गया। अब हम लोग शुरू करेंगे काल के आधार पे कितने भेद होते हैं क्रिया।